ठीक है, आप सभी नए हो एग्रीकल्चर के लिए। नए तो नहीं, सभी जानते होंगे। बेसिकली हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। हमारे जो सिलेबस के अंदर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके उसके बाद में हम आगे चलेंगे। एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एग्रीकल्चर जो है आपका, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इस एग्रीकल्चर का क्या रोल है, क्या हमें एग्रीकल्चर आता है फिर भी हम पढ़ें या बार बार पढ़ें या नहीं पढ़े। देखो, दो चीज मैं आपको बता देता हूँ। आपके में जो लाइव देख रहे हैं वो आज से बैच स्टार्ट है अपना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो है एग्रीकल्चर स्ट्रोंग होना चाहिए। एग्रीकल्चर वाला पार्ट आपका स्ट्रोंग होना चाहिए, पहली बात। साथ में आपका हिंदी अच्छा होना चाहिए, साथ में आपका जीके भी अच्छा होना चाहिए। अब कई स्टूडेंटों को कंफ्यूज रहता है कि सर मैंने एग्रीकल्चर पढ़ रखी है, मुझे एग्रीकल्चर आती है, मेरा हिंदी वीक है, मेरा जीके वीक है। देखो, दो चीज है, कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के ये जो आपको तरीके हैं, इन तरीकों को बदलना पड़ेगा, इस सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर का अपने आप में इतना बड़ा रोल है। आपको सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें अगर गलत कर रहे हो एग्रीकल्चर में, आपकी माइंड या थिंकिंग ये बन रखी है कि मेरे को एग्रीकल्चर अच्छे से आती है, मेरा एग्रीकल्चर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मति होई सुजान। आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे किसी सब्जेक्ट को लेकर, उतना ही ज्यादा आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, उससे निकलकर कुछ अच्छी नई चीजें मिलेगी। एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको बता देता हूं, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में मैं आपका कवर करवाऊंगा। और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर है। और तीसरा सब्जेक्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री। अब ये जो सस्य विज्ञान है और उद्यान विज्ञान है और ये पशुपालन है। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा पहली क्लास में मैं बच्चों को एक आइडिया देता हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या बेसिक है, क्या डाटा है, किस तरीके से स्टैटिकली डाटा पढ़ रहा है, एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्याएं हैं, और हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन श्योर है। बुनियादी डाटा इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए, मैं जितने भी आप कंपटीशन देखोगे इतिहास में, जितने भी लग रहे हैं अपने राजस्थान में, इंडिया के जितने भी एग्जाम लग रहे हैं, सबसे इजी एग्जाम और सबसे कम सिलेबस जो है 12th बेस लेवल पर, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है। और इसमें जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे एग्जाम देने, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मान लीजिए आप सपोज करना 1 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे। आप सपोज करना 1 लाख नहीं तो 2 देंगे, 2.5 देंगे, लेकिन आपको सपोज करना है कि हाँ सर ने 1 लाख बताया। तो इसका 10% स्टूडेंट, मात्र 10% स्टूडेंट, मतलब 10,000 स्टूडेंट प्रॉपर रूप से तैयारी करेंगे। कितने रूप से? प्रॉपर रूप से। और इनमें से भी 5,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग संस्थान से जुड़कर या डेली आपके रूटीन के हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन इसका 1 से 2% स्टूडेंट ही वो उस कंटिन्यूटी को बेकरार रखेंगे जो स्टार्टिंग से चल रही है। इनमें भी 1 से 2% स्टूडेंट ही वो स्टार्टिंग में 5,000 बच्चे तैयारी करेंगे 1 महीने 2 महीने, लेकिन अपने तौर तरीके से पढ़ना, स्मार्ट स्टडी करना, अच्छे से पढ़ना, पूरे सिलेबस को कवर करना, उसको एनालिसिस बेस पर पढ़ना कि ये टॉपिक हमें इस तरीके से हमने पढ़ा है, ये 1 से 2% स्टूडेंट ही कवर कर पाते हैं। और उनका 1 से 2% स्टूडेंटों का ही रिजल्ट आता है जो अपने इस टारगेट को फोकस करते हैं और वो टारगेट अचीव करते हैं। अब अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तीनों सब्जेक्ट में से 20, 20 और 20 का रेशियो रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना लाडलो, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको दिमाग में एक चीज सोच के रखनी है कि हमें क्या करना है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है, हमारे को करना क्या है। हमारा मुद्दा यह है कि हमें जो करना है वो हमें करना है कि जो हमारी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हैं, इस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसमें से जो 60 क्वेश्चन आएंगे, उस 60 क्वेश्चन में से कम भी हमें 50+ क्वेश्चन को ठीक करना है, सही करना है। मुद्दा ये लेकर आपको चलना है। और मुद्दा ये लेकर चलोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग पार्ट करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट और इजी तरीका मैं आपको बता देता हूं, जो कोई नहीं बताएगा, कोई सब इंस्टीट्यूट वाला नहीं बताएगा। इजी तरीका देखो,
पहली चीज, आपको सिलेबस के अंदर जो भी सिलेबस है आपका, इस सिलेबस में आपको कुछ भी नहीं करना है। इस सिलेबस को पहले, सबसे पहले पढ़ो आप अच्छे से। एग्रीकल्चर के सिलेबस को पढ़ो बैठ के, शांत मन से, चिंतन बिल्कुल दिमाग से आपको पढ़ना है। और इस सिलेबस को डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद में आपने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में आपने ये देखो कि कौन सा टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मेरी बात, भावनाओं को समझने की कोशिश करना। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। इस सिलेबस को डिवाइड करो कि मुझे सस्य विज्ञान में, सोयल साइंस में इस टॉपिक में दिक्कत आती है। मैं बार बार पढ़ता हूं फिर भी मुझे इस टॉपिक में दिक्कत ही आती है हमेशा ही। मैं श्योर हूं, मैंने 2 एग्जाम दिए, 3 एग्जाम दिए, आई एम श्योर कि मेरे को जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाला टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है और बार बार इससे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मेरी बात एग्री कर रहे हो ना? मैं बहुत इजी तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप जब श्योर हो कि एग्रोनॉमी में मुझे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जब आपको राजस्थान का मैप अच्छे से आएगा तब आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी आपको अच्छे से आएगा। पहले आपको ज्योग्राफी का में जाना पड़ेगा। ज्योग्राफी में जाकर पूरे कितने जिले हैं अपने, कितने संभाग है, उसके हिसाब से आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सी क्लाइमेटिक जोन को क्या रखा गया है। राजस्थान में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी का नाम देकर या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम देकर कौन से क्लाइमेट राजस्थान के कौन से, जैसे काजरी कौन जो कहां पर है, जोधपुर में, कौन से क्लाइमेटिक जोन में आता है, तो जोधपुर कौन से क्लाइमेटिक जोन में आएगा। पहले आप देखोगे क्लाइमेटिक जोन फर्स्ट ए बी सी में कौन से में आता है, तो वो जिले के हिसाब से। तो अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जो भी डिफिकल्ट टॉपिक है उसको डिवाइड करो। आपको जितने भी टॉपिक सिलेबस में डिफिकल्ट लग रहे हैं, बिल्कुल हार्ड लग रहे हैं कि यार सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है मुझे, तो उन टॉपिकों को आप अपनी डायरी में मेंटेन करके चलो कि मुझे इन टॉपिकों पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैं बार बार इन्हीं पर गलती कर रहा हूं, इन्हीं पर बार बार मिस्टेक कर रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने देखा कि एग्रोनॉमी का आपने सिलेबस देखा, आपने उनमें से 10 टॉपिक ऐसे देखे कि मैं जब भी टेस्ट देता हूं या जब भी मैं वो करता हूं तो मुझे इन टॉपिकों में दिक्कतें आती है। बेटा मैं क्यों बता रहा हूं, बेटा ये जो आपके 10 टॉपिक है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ते जिंदगी भर, और यही आपका सिलेक्शन नहीं होने देते। ये मेरा अनुभव कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप इनको इग्नोर करते जाते हो। फर्स्ट सेकंड स्टेप इग्नोर, थर्ड स्टेप इग्नोर, फोर्थ स्टेप इग्नोर, बट पर्टिकुलरली ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। और ऐसे ही 2 टॉपिक आपके जीके के होंगे, ऐसे ही 3 टॉपिक आपके हिंदी के होंगे, और ऐसे ही आपके टॉपिक ज्योग्राफी के होंगे, ऐसे आपके पशुपालन के होंगे। एक दो टॉपिक है, और तो क्या है, उन टॉपिकों को अलग रखो ना, कि दैट आपकी सिचुएशन में ये रखो कि ये जो इतने टॉपिक है, ज्योग्राफी, हिंदी, सारे जीके के, वो सारे टॉपिक जो इतने हैं उनको मैंने यहां रख लिया कि इनमें मैं बार बार सिली मिस्टेक करता हूं, बार बार कंफ्यूज होता हूं। जमाना चेंज हो रहा है बेटा। पहले लड़कियां जो हैं सूट पहनती थी, बिल्कुल साधारण सादा रहती थी। आजकल गांव की लड़कियां भी छोटे छोटे हाफ जींस यूज पहनने लगी। जमाना चेंज हो गया है। पहले एक सीधा बाल बाती थी, आजकल 4 खूंटा इधर, 3 खूंटा इधर, ऐसे यूं ऐसे आती है। बेटा जमाना चेंज हो रहा है। तो ये जो पेपर लेने वाले होते हैं ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर, वो बोलते हैं 12th लेवल का है सर, इजी आएगा। देखने में सब चीज इजी लगती है, लेकिन जब उसको ईमानदारी से करते हैं ना, तो वो पूरे क्वेश्चन इजी हमारे को धीरे धीरे डिफिकल्ट बनते जाते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? आपने कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर दिया होगा, आप शायद पहली बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का दे रहे हो या फिर दोबारा दे रहे हो, 2 बार, आपने ये सोचा नहीं कि सर मेरा क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन? इसका रीजन एक है। इसका रीजन क्या है कि आपके अंदर इनोवेशन नहीं है। आपने बदलती हुई दुनिया को नहीं देखा, आपने बदलते हुए पेपर के लेवल को नहीं देखा, आपने बदलते हुए विचारों को नहीं देखा, आपने बदलती हुई पढ़ाई के तरीके को नहीं बदला। क्योंकि अगर जलवायु बदलेगी तो इंसान उस जलवायु की अकॉर्डिंग रहने का भी कारगर साबित होगा। धीरे धीरे उस जलवायु के अकॉर्डिंग रहने की क्या बन जाएगी, उसमें क्षमता बन जाएगी।
पहले गर्मियां पड़ती थी 2-2 3-3 महीने तक, अब गर्मी 2 दिन गर्मी पड़ती है, तीसरे दिन चौथे दिन सी लगने लग जाता है, अरे फिर अब 2 दिन गर्मी पड़ेगी, फिर तीसरे दिन सी लगने लग जाएगा। तो आपको इन चीजों को चेंज करना होगा। मेरा कहने का सिंपल सा मेथड है कि आपको जिस सब्जेक्ट में कोर्स करने के बाद में, या आप कोर्स पढ़ रहे हो, या आपको जो सर पढ़ा रहे हैं, आपको जो टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, अच्छे समझ में आ रहे हैं, पहली बात तो जैसे आज सर ने ज्योग्राफी पढ़ाया, इस ज्योग्राफी में सर ने एक चीज पढ़ाई आपको अच्छे से, आप उसको अच्छे से पढ़ो कि सर ने कैसे पढ़ाया। मेरा यूट्यूब रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपको वो भी एप्लीकेशन भी दे दिया जाएगा, एप्लीकेशन पे देखो कि सर ने ये चीज पढ़ाई थी, अच्छा ये ऐसे तरीके से समझाया था, तो उस चीज को वहां पर एनालिटिकल बेस पर आपको क्लियर करना, रटना नहीं है। रटने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, लिख लेना 100% है, वो मैक्सिमम 50 से 55 क्वेश्चन सही कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 60 कर सकता है, ज्यादा रट के, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है ना वो 60 कर सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस मैं कह रहा हूं उस हिसाब से उन टॉपिकों को आपने अलग कर लिया। 10 टॉपिक हैं ऐसे जिससे आपका सिलेक्शन हमेशा रुकता है, जो आपको अच्छे नहीं लगते। सर ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा क्यों करूं मैं, करना मेरे को, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? बेटा बोलना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन। आपको खुद के अंदर इनोवेशन लाना होगा। अब उन टॉपिकों पर ही ज्यादा फोकस करो, उन्हीं को बार बार हल करो कि ये क्यों नहीं, उसके पीछे पड़ जाओ। कॉलेज की कहावत है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था ना जोमनेर में, तो मुझे एक लड़की पसंद आ गई, सीधी सी बात है। एक लड़की पसंद आई तो दूसरे लड़के को भी पसंद थी, दोनों एक दूसरे में, दोनों में कंपटीशन था। अब लड़की दोनों को ही पसंद नहीं करती थी, इसको भी नहीं करती थी, इसको भी नहीं करती थी, बांदरा लगते थे दोनों। कहती मुंह पर मुंह बंदर जैसी शकल है, आ गया, ऐसे बोलती थी। लेकिन कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजा। भाई साहब ये लड़का भी पूरा अभ्यास कर रहा, ये भी पूरा अभ्यास कर रहा, क्या हुआ? मैंने कुछ, इसने अलग तरीके से अभ्यास किया, मैंने अलग तरीके से अभ्यास किया, मेरा वाला अभ्यास कुछ अलग टेक्नोलॉजी वाला था। तो वो टेक्नोलॉजी ऐसी काम में आई कि जो बंदर कहने वाले लोग थे ना, वो कहने लगा तेरा जैसा कोई नहीं, बस तेरा जैसा कोई नहीं। समय चेंज हुआ, इसको समय को, स्थिति को चेंज कर दिया, और हकीकत में लगता बंदर जैसा था, लेकिन काम ऐसा किया कि तेरा जैसा कोई नहीं। मतलब कि आपको इसमें थोड़ा सा इनोवेशन करना होगा, पर्टिकुलरली मेरा अनुभव कहता है। आपको लोगों से हट के पढ़ना है। सारे दुनिया में मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया, सब एक ही चीज पढ़ते हैं, किताब उठा लेते हैं, फिर यूट्यूब देखते हैं, अरे आसरा की किताब आ गई, लिया 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 लिया, अरे वो दूसरा की भी आएगी, राहुल पिंडी एक्सप्रेस वाला सरा की भी आएगी, लिया लिया लिया, इन भी लिया, 10 एक दिन फिर पढ़ ला, मजा को ना। और अब कौन सी आई, और वो ये 194 बाकी भी किताब आ गई, लिया 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 लिया, यहाँ किताबा ही किताबा चारी मेर, इन पढ़ा कदर इन फेंगर इन फेंक, और फिर अरे बगादी फेंकर पढ़ रहे, अब चेक दें, फेंक दी, पढ़ा दी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं एक कंटेंट पे, एक चीज को लेकर आप कुछ नहीं, 11वीं 12वीं प्लस आपका पसंदीदा नोट्स, आप जिनको पसंद करते हो ना, जिन नोट्स को जो बनाए हुए हैं, एक कंटेंट को लेकर चलो, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा बेटा? घुमा के चाहे कुछ भी पकड़ लो, आम आम ही रहेगा, वैरायटी दशहरी रहेगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। लैंग्वेज इजी कर सकता है, लेकिन काम तो एक ही है। विटामिन ए है मलिका में तो ए ही है। तो आप इन चीजों को सोचो। आप 11वीं 12वीं एनसीईआरटी पकड़ लो ना, इससे बढ़िया है, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। तो दूसरा पर्टिकुलर इनोवेशन आता है कि आपने वो टॉपिक मिनिमाइज कर लिया कि सर ये 4 2 3 4 5 6 7 टॉपिक है, 10 टॉपिक है एग्रीकल्चर के, जो मुझे बार बार कंफ्यूज करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं, जिनसे मैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाता, मैं नेगेटिव करता हूं, और नेगेटिव होने के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो होता है, और इससे मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। उन टॉपिकों को आप अलग ही लिस्ट में रखो और उनके पीछे पड़ जाओ 10-15 दिन, छोड़ दो उन मेन टॉपिकों को, वो तो आप कवर बाद में भी कर लोगे,
1 महीना इनके पीछे, 10-15 दिन इनके पीछे पड़ जाओ, इनको जब तक पूरा क्लियर नहीं करो तब तक इनको मत चढ़ो, क्योंकि आप उनको देखोगे तो 20 दिन में भी क्लियर कर लोगे, क्योंकि तो आपके माइंड में है, वो तो आपको इजी लगते हैं, बिल्कुल आप उसको कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते। चाहे 10 हो चाहे 20 हो, चाहे पूरा सिलेबस ही नहीं आ रहा हो आपको, वो भी कोई दिक्कत नहीं, उनको भी लिख लो पूरे को। और इंटेलिजेंट पूरे सिलेबस को जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उसको लिखते जाओ और पढ़ते जाओ और उसके ऑब्जेक्टिव बनाते जाओ। हम क्या करते हैं बेटा, हमारी आदत क्या है, हमारी आदत है नोट्स बना लिए, सर ने पढ़ा दिया, आपने यहां पढ़ लिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। पर बेटा समझ में तो आ गया, लेकिन इसको जो समझा रहा है आपको और जो समझने वाला है वो तो कम से कम उसको घर पे जाके समझने की कोशिश और करें। पैरेलल मैं पीएचडी कर रहा हूं, मुझे सब अनुभव है, मेरे आप जैसे था, मैं भी ऐसी गलतियां करता था, आप समझता नहीं था, टीचर को समझता था, बेवकूफ कहीं का मूर्ख आ गया, मुझे समझा, कोई नहीं समझता बेटा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैंने समझाया, आपको उस टाइम समझ में आ गया, फिर आपको भी तो समझने की कोशिश करोगे ना, कॉपी में लिख लिया आप समझो उसको। और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सकती है, बताओ क्यों? हमारी कई छोटी छोटी गलतियां, हमारा छोटा छोटा इग्नोर, हमारी छोटी छोटी जो बातें, वो हम उसको नेगलेक्ट करते जाते हैं, अरे यार इससे क्या होगा, हटा इसको, अरे यार इससे क्या होगा, हटा, और एक बहुत बड़ा गढ़ा हो जाता है वो, और एक बड़ा विकराल रूप बन जाता है। मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। क्या आपके जितने भी टॉपिक है, उन डाउटों को, जितने डिफिकल्ट उन टॉपिकों को अलग ही रखो, लिख लो आज से डायरी में, भाई ये टॉपिक तो मेरे लिए, मुझे इसको इनको पीछे छोड़ना ही नहीं है। फैकल्टी है, टीचर है, उनसे पूछ लिया, मेरे से पूछ लिया, वो पूछ लिया, पूरा बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद में अपने मेजर टॉपिक पे करो। दूसरी चीज, ऑब्जेक्टिव का जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट क्लास में आपको मैं थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी बता रहा हूं आपको कैसे पढ़ना है। आप पर्टिकुलर हर टॉपिक का आप खुद ऑब्जेक्टिव बनाओ, खुद। सर वो मैं क्यों बनाऊं? कारण है इसके रीजन। आप किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़कर उसका ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा वो आती है ना, एक गंदी स्मेल आती है ना, वो एक ऐसे देख रहे हैं यार, बदबू आ रही है। और एक क्लिनिक प्लस शैम्पू आता है, वो बढ़िया बढ़िया शैम्पू आते हैं, वो बड़े बड़े बाल होते हैं, ऐसे निकलते हैं, आहा हा हा, आहा हा, आनंद आता है ना, फीलिंग कैसी आती है, आहा हा, बहुत बढ़िया लगा। और अपन जैसे कोई बेचारे पसीने में काम कर गए नीचे से, दिन हटा ठीक है यार, दूर दूर हट। और वो शैम्पू बढ़िया वाला, और आजकल तो नए नए शैम्पू आ गए भाई साहब, 1.5 किलोमीटर दूरी से पता लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आपको फीलिंग जनरेट होगी उससे कि हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके मैंने 20 ऑब्जेक्टिव बनाया, एनालिसिस बेस पे, ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आया हुआ है, फिर वो टॉपिक आपका कहीं जाने वाला नहीं है, फिर उससे क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं आपके, क्योंकि वो मजबूत हो गया आपका। और वो मजबूत हो गया तो फिर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव हल करने के बाद में धीरे धीरे पूरे जो आपके टॉपिकों के पूरे ऑब्जेक्टिव एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और मैं वादा करता हूं जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया ना एनालिसिस बेस पे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने पर्टिकुलर हर टॉपिक के 20 से 20-30 से क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव बनाया, जब पढ़ा तब ऑब्जेक्टिव बनाया, वरना पढ़ाया, आपका एक क्वेश्चन कोई गलत कर दे तो बता देना। लेकिन हमारी पुरानी पीढ़ियां चलती आ रही है, बस किताब में से टॉपिक को पढ़ लो, टॉपिक 50% समझ में आ गया, फिर आप हो जाते हो हीरो, सनी देओल बन जाते हो, अरे फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, भगा देंगे, अब तो समझ में आ ही गया। 50% समझ में आते हैं, हीरो समझते हैं और फिर वो उसको क्या समझते हैं, इसकी क्या औकात है पे? नहीं बेटा, भाई साहब, ये जितनी भी सिल्ली मिस्टेक होती है ना, सिल्ली, आ माय गॉड, आवाज तो ठीक निकल रही है, तो ये जो सिल्ली मिस्टेक होती हैं, ये इन्हीं टॉपिकों में होती है जो आपको इजी लगते हैं। तो आप तो जो चाहिए, आपको टॉपिक आ रहा हो उसका पीछा नहीं छोड़ना, उसके ऑब्जेक्टिव करने हैं तो करने हैं।
कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तीसरी चीज, ये आपने ऑब्जेक्टिव हल कर लिए बेटा, एक मैंने एग्जाम पेपर देने जाओगे ना, आपके सेल्फ तैयार किए हुए ऑब्जेक्टिव जब आप उनको पढ़ोगे ना, 95% कॉन्फिडेंस लेवल वहीं बढ़ जाएगा आपका। 95% कॉन्फिडेंस लेवल वहीं बढ़ जाएगा, और आप जब रणभूमि में लड़ने जाओगे तब आपका विश्वास उस स्तर पर रहेगा, बहुत बड़े स्तर पर रहेगा। और आज दिन का इतिहास है, जिसका मेन एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल 100 में से 100 है ना, उसको कोई हरा ही नहीं सकता, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। मेन एग्जाम जाते हुए भी वही हंसते हुए कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जा रहा है, अरे नहीं मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो तभी बढ़ेगा जब आपके खुद की पढ़ी हुई चीजें, आपके खुद के पढ़े हुए नोट्स, आपने सारे एनालिसिस करने के बाद में आपने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो बस अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। मेरी गारंटी, मेरा वादा है, इसने तो किसी ना किसी एग्जाम सरकारी दामाद बन के निकलोगे। कोई टीचर कहता है आपका आत्मविश्वास आप बढ़ा के रखो, अरे जो टीचर बताते हैं तुम कॉन्फिडेंस लेवल से रहो, तुम्हारा विश्वास बढ़ के होना चाहिए, हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। हार्ड वर्किंग क्या करें? किताबों के पन्ने फाड़े, वो भी तो हार्ड वर्किंग ही है। किताबों में सारे दिन पेन चलाते हैं, वो भी हार्ड वर्किंग ही है। वाई हार्ड वर्किंग? हार्ड वर्किंग को कैसे करें, उससे हमें क्या पढ़े, कैसा कंटेंट पढ़े, और किस कंटेंट में हमें हमें परिश्रम करना है, वो भी तो मुद्दा है बैलाबाद का। पढ़ क्या रहे हो, एग्जाम में पूछ क्या रहे हैं, वो हार्ड वर्किंग नहीं है। तो डिफिकल्टी ये चीजों की आएगी कि आपको इनोवेशन के साथ पढ़ना है, आपको सकारात्मक विचार के साथ पढ़ना है, आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा आपसे वादा है। आपको मैं कह रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ोगे पूरे सिलेबस में, जो डिफिकल्ट टॉपिक है उनको अलग कर लो, जो आपके इजी टॉपिक लगते हैं उनको अलग कर लो, आप हाथ से लिख लो, चाहे 1 दिन लग जाए चाहे 2 दिन लग जाए, उनको डिवाइड करके जो सर पढ़ा रहे हैं, उनको जो सर पढ़ा रहे हैं यहां पे उनको जाकर आप पढ़ो, उनको और समझने की कोशिश करो, और उनके आप खुद सेल्फ ऑब्जेक्टिव बनाओ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा बन सकता है। मैं मानता हूं स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत आएगी, आप नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको आदत में डालोगे तो आपका भलाई है, बुरा कुछ नहीं है, और आपके पास क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाएगा, तो आपको किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं, खुद की क्वेश्चंस हैं और उनसे आपके दिमाग से बनाए हुए हैं। अब सर दूसरी चीज ये है, आप इसके कोर्स को 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, 2 मंथ में पढ़ सकते हो आराम से। क्यों? मैं क्यों बता रहा हूं? सबसे शॉर्ट देखो, ज्योग्राफी में आपके 7 टॉपिक है मेजर, बस देख लेना, 7 से 8वां टॉपिक नहीं, 7 से 8। हिस्ट्री में आपके 2 सभ्यता है, 4-5 आपके मेन 5 ही मेन महाराजा जिनमें से आते हैं, 5 महाराजा है उनमें से आते हैं। एकीकरण है, 2-3 टॉपिक और है, और आपके आर्ट और कल्चर। एक राजस्थान की जीके बहुत बड़ी है, लेकिन आपको तो बहुत शॉर्ट में दे रखा है। देखो आप चले 1 महीने में आप जीके को आराम से कवर कर सकते हो, अगर डेली 2 घंटे जीके को पढ़ रहे हो तो आराम से, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको कल का जो मैं बता देता हूं, सबसे पहले 1 घंटा आपको मैं पढ़ाऊंगा, 1 हाउस जो है आपको एग्रोनॉमी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में मैं आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ाऊंगा। बेसिक में जैसे सबसे पहले मैं आज से स्टार्ट करूंगा, अभी से एग्रोनॉमी में सबसे पहले बेसिक पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुना, बेसिक का मतलब होता है, बेसिक क्या होता है आपको पता है? बेसिक क्या है? बेसिक नॉलेज जानते हो? एडवांस नॉलेज के बारे में नाम सुना? एडवांस नॉलेज, देखो बेसिक क्या होता है कि आपको एग्रोनॉमी की सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। एग्रोनॉमी से पहले हमें क्या पढ़ना है, एग्रोनॉमी पढ़ने के लिए क्या चीज जरूरी है, एग्रोनॉमी हम कैसे पढ़ेंगे, उन चीजों का बेसिक, स्टेप बाय स्टेप। सेकंड बात आती है आपकी उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान भी जैसे हैं, उद्यान विज्ञान के भी बेसिक है। बेसिक में कई ऐसी टर्मोलॉजी हैं जो आपको नहीं आएगी तो आपका जो है कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। जैसे प्रोटो एंड्री कंडीशन प्लांट, जब हम परागकण पढ़ेंगे, पोलिनेशन पढ़ेंगे, प्रोटो एंड्री, प्रोटोगाइनी, सेल पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन जो होता है कि नहीं,
तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है जो बेसिक के अंतर्गत आती है, शब्दावली जो आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, शब्दावली। तो बेसिक हॉर्टिकल्चर से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक हॉर्टिकल्चर से आपकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं। तीसरी सब्जेक्ट जो है आपकी पशुपालन। पशुपालन में कुछ भी नहीं है, पशुपालन एग्रीकल्चर का सबसे इजी सब्जेक्ट है जिसे आप खुद भी कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल इनको वही रटने वाली चीजें हैं, इनको तो पशुपालन में रटने वाली है। एग्रो उद्यान विज्ञान और एग्रोनॉमी में समझने वाली चीजें हैं, लेकिन इसमें तो गाय की नस्ल है तो नस्ल है, जमुनापुरी तो है, जमुनापुरी जो है, सूरती है तो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। जलेबी आकार के सींग है तो है ही, उसको दराती आकार के नहीं कर सकते आप, जलेबी आकार के तो है। किसके होते हैं, मुर्रा के। तो वो तो चीजें याद करने वाली होती है, इसके लिए तो मैं ही बोल रहा हूं कि आपको याद करनी होगी। 4.3 फैट है, 3.5 फैट है किसी नस्ल के, किसी में सबसे ज्यादा फैट है, तो ये तो क्लियर है, इसको याद ही करना पड़ेगा। बदावरी नस्ल में सबसे ज्यादा फैट आते हैं, बदावरी के 12 से 14 के बीच में इसका फैट परसेंटेज रहता है। तो अब ये है तो निश्चित है, अब इसको तो आप मैं चेंज कर नहीं सकता, मैं कह सकता हूं 10 ही होता है, तो वो तो गलत हो गया। तो सबसे पहले एग्रोनॉमी के बारे में मैं बात करूं तो एग्रोनॉमी में सबसे पहली क्लास आपकी जो एग्रोनॉमी की होगी, इस एग्रोनॉमी में आपको क्या सीखना है, सस्य विज्ञान में। देखो सस्य विज्ञान होती क्या चीज है, आपने देखा होगा कि सस्य विज्ञान का मतलब होता है फसल उत्पादन, मतलब फसल से रिलेटेड है, मतलब क्रॉप्स का हम पूरा इसमें बायोडाटा पढ़ते हैं, फसल से संबंधित सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि फसल का प्रबंध करना, फसल का प्रबंध करना, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, भूमि प्रबंध एग्रोनॉमी कहलाती है। भूमि का अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से, अच्छे तरीके से मतलब वैज्ञानिक ढंग से भूमि का अच्छे तरीके से प्रबंध करना, क्या करना, प्रबंध करना, क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। मैं बात तो बहुत बढ़िया बोल रहा हूं, लेकिन बात ये मुद्दे की है, वैज्ञानिक तरीके से सर भूमि का मतलब, बेटा ये एग्रोनॉमी किससे रिलेटेड है, एग्रोनॉमी मृदा विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। किस विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, मृदा विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, सोयल साइंस के साथ जुड़ी हुई है। बिना सोयल आए हुए आप फसलें नहीं पढ़ सकते हो, पहले आपको सोयल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिना सोयल की जानकारी से आप फसलें नहीं पढ़ सकते हो, उसका वर्गीकरण नहीं कर सकते हो। पहले जिस जगह फसल उग रही है, जिसको आधार प्रदान कर रही है, जो कोई फसल उगने के लिए जिसको आधार प्रदान करने का काम सोयल करती है, मतलब उसका बेसिक ढांचा, मतलब बिना सोयल के फसल उगी ही नहीं सकती। तो जानकारी आपको किसकी होनी चाहिए, भूमि। भूमि का मतलब होता है बेटा सोयल, इसका मतलब क्या होता है, सोयल। तो सोयल की जानकारी होने के बाद में हम, यानी कि कहने का मतलब भूमि का वैज्ञानिक तरह से प्रबंध करना, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट करना, चाहे उसमें अच्छे से टिलेज करो चाहे कुछ भी करो, वो क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो भूमि का मतलब सोयल का अच्छे से मैनेजमेंट करना। अब आपको सोयल का प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, सोयल में क्या है, सोयल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, कौन कौन सा जल पाए जाते हैं, आर्द्रता जल, ग्राही जल कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर केसी जल कौन सा होता है, और उसके बाद में एयर कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है, ऑक्सीजन वातावरण के कंपेयर में कितने परसेंट पाई जाती है। उसके बाद में इसमें क्ले मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं, पेरेंट मटेरियल जो होते हैं, वो सिलिका क्या होती हैं, क्वार्ट्स क्या होता है, मोन्ट मोरोलाइट क्या होता है, ये सारी चीजें, वर्मिकुलाइट क्या होता है, इसकी स्थिति कैसी होती है, कैसे बनता है है ना। तो ये सारा सोयल का ढांचा आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं 10 से 12 क्वेश्चन आपके सोयल साइंस के भी आते हैं एग्रोनॉमी में, 10 क्वेश्चन के टॉपिक हैं आपके, पूरे टॉपिक जो दे रखे हैं ना, आपके उर्वरक भी दे रखे हैं, आपके बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, ये पोषक तत्व आपके दे रखे हैं, बायो फर्टिलाइजर आपके दे रखे हैं, न्यूट्रिएंट आपके दे रखे हैं, रॉक्स आपके दे रखे हैं, सोयल टेक्सचर, सोयल स्ट्रक्चर आपके दे रखे हैं, सोयल का परफॉर्मा पूरा दे रखा है, सोयल प्रोफाइल दे रखी है, पूरा सोयल साइंस माइनर माइनर दे रखा है। तो यहां पर जो है, मतलब इस सस्य विज्ञान को समझने से पहले मैं पहले सबसे पहले बात करूंगा सोयल, मतलब भूमि का अच्छे तरीके से प्रबंध करना क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान। मतलब आपको मैं एक चीज बताऊं कि भूमि को पहले पढ़ना पड़ेगा, सोयल को पहले पढ़ना पड़ेगा।
ये है मेरा पढ़ने का तरीका। अब मैं यहां से आपको डायरेक्ट फसलें स्टार्ट कर सकता था, डायरेक्ट में आपको वीड स्टार्ट करवा सकता था, डायरेक्ट में एग्रोनॉमी का कोई जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, या मैं आपको बताऊं मौसम जलवायु, कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट करा सकता था। लेकिन मैं इसके बाद में जब मैं आपको सोइल का पूरा कंपोजिशन बता दूंगा, सोइल के बारे में बता दूंगा, राजस्थान में मृदा के कितना प्रकार है, राजस्थान में सोइल जो है, राजस्थान की मृदाएं कौन सी हैं, और राजस्थान की सोइल में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या विविधताएं हैं, वेरिएशन क्या क्या है, सब बताऊंगा। उसके बाद में आपका एग्रोनॉमी का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। पहले सोइल पढ़ो अच्छे से, क्योंकि बेटा, क्योंकि सोइल को अलग से दे नहीं रखा आपके सिलेबस में, सोइल को एग्रोनॉमी में ही डाल रखा है, मिक्स कर रखा है, क्योंकि दोनों पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं। आप देख लेना कभी भी एग्रीकल्चर में पढ़ो। तो यहां पर भूमि का अच्छे तरीके से प्रबंध करना सस्य विज्ञान कहलाता है। मतलब भूमि का रिलेशनशिप, मतलब सोइल का हमेशा रिलेशनशिप होता है किसके साथ, फसल के साथ। फसल को अगर उगने का आदान प्रदान करती हैं तो वो कौन करती हैं, सोइल करती है। क्या करती हैं, सोइल। बिना सोइल के फसल नहीं उग सकती, और बिना सोइल के हम एग्रोनॉमिक के बारे में बना भी नहीं सकते हैं, एग्रोनॉमी को पढ़ भी नहीं सकते हैं बिना सोइल के। पहला बेसिक मुद्दा बेस है सोइल, और सोइल इस सस्य विज्ञान के लिए नहीं है, उद्यान विज्ञान के भी लिए भी सोइल का इंपॉर्टेंट रोल है। जो उद्यान विज्ञान की फसलें पढ़ेंगे उनमें भी सोइल पहले जरूरी है। पहले क्या है, जरूरी है। तो सोइल का किस तरीके से हम पढ़ेंगे, बेसिक से हम पढ़ेंगे, जीरो से हम पढ़ेंगे। मैं सस्य विज्ञान नहीं स्टार्ट कर रहा। तो देखो सोइल में सबसे पहले आपने देखा होगा, सोइल जो है इस तरीके से हिंदी में लिखते हैं इसको, सोइल। और इस सोइल को हम इस तरीके से बांटे, डिवाइड करें, तो एक लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है। बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना आपको नोट्स में भी। आप जब भी एग्जाम में तैयारी करते हो तो बिल्कुल इस तरीके से खोल खोल के पढ़ा करो, चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ा करो। खोलना तो आता है, तोड़ना तो आता है, मतलब रे, मतलब अब सोइल लेटिन भाषा का है, और इसका लिया गया सोलम से। किस भाषा से लिया गया है, सोलम। कौन सा शब्द है वो लेटिन भाषा का, सोलम। और सोलम में जी हाँ, આપણે સંસ્કૃત ચાલે, સંસ્કૃત और हिंदी का कई भाषा अलग अलग હોય છે। संस्कृत में ब बोले तो हिंदी में य बोले तो ई तरीका से लेटिन भाषा में सोलम को मतलब हो जाए प्रस, ये प्रस। तो उस सोलम से लिया गया है सोइल को, यहां से निकाला गया, सोलम से निकाला गया है किसको, सोइल को। और इसका अर्थ माना गया है क्या है, मर्दा। क्या माना गया है, मर्दा। और अब इस सोलम के बाद में बात करें तो सोलम का मतलब होता है फ्रस। इसका मतलब क्या होता है, फ्रस। अब इस सोलम के निर्माण के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, सोइल बेटा, कहा जाता है कि 1 इंच मर्दा बनने में, 1 इंच मर्दा का जो निर्माण होता है वो 800 से 1000 वर्षों का टाइम लगता है। 800 से 1000 वर्षों का टाइम लगता है 1 इंच सोइल बनने में। 1 इंच सोइल बनने में 800 से 1000 वर्षों। सोइल कैसे बनती है देखो, मैं अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल आपको समझा रहा हूं कि कैसे पढ़ना है। अब देखो, केटाइन एनाइन कैपेसिटी भी बताऊंगा इसमें। आयन एक्सचेंजेबल होते हैं ना, सोइल के पार्टिकल्स एक्सचेंजेबल होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बेटा इसमें देखो, एक तरफ आपको जो ये रेड तरीके का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, ये सोइल के खाली स्थान होते हैं, पोर स्पेस इसको बोलते हैं। खाली स्थान का मतलब पोर स्पेस, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको खाली स्थान बोलते हैं, पोर स्पेस। इनको बोला जाता है पोर स्पेस, रंध्र अवकाश। ऐसे लिख लो, रंध्र अवकाश, कोई दिक्कत नहीं, रंध्र अवकाश भी बोलते हैं। हिंदी का कोई आपको नॉलेज नहीं होना चाहिए। रंध्र अवकाश तो रंध्र अवकाश, पोर स्पेस तो पोर स्पेस। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगर कोई सोइल का निर्माण होगा, उस सोइल में
लिक्विड यानी कि रंध्र पोर स्पेस का जो है मामला है वो 50% रहेगा। कितने परसेंट रहेगा? 50%। ऐसे पढ़ो ना, किताबें रटने छोड़ दो। 50% जो है इसमें पोर स्पेस अर्थात खाली स्थान पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं मैक्रो और माइक्रो। छोटे छिद्र और बड़े छिद्र, छोटे छिद्र और बड़े छिद्र, मैक्रो और माइक्रो। सर ये कितना परसेंट एरिया लेके चलते हैं? 100% में से 50% एरिया होता है इनमें। कितना परसेंट होता है? 50। और बेटा इस 50% में भी आपको अंदर की बात में बताऊं, इस 50% में भी 25% जो है आपका एयर रहेगा। क्या रहेगा? एयर, हवा, गैस। हवा जो होती है ना, गैस, उसका परसेंटेज होता है 25% एयर का। और इसमें से भी 25% किसका होता है? वाटर का। किसका होता है? वाटर का। जल, अलग अलग प्रकार के जल पाए जाते हैं, लेकिन पौधों को एक ही जल प्राप्त होता है जिसमें केशिकीय जल होता है, जिसकी फील्ड कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा, क्षेत्रधारिता क्षमता के बारे में बताऊंगा, कितना बल्क प्रेशर एटमॉस्फेयर दाब लगेगा उस पर, उस दाब का मान आपको बताऊंगा। इसके बाद में ये एयर, एयर जो पाई जाती है, कंपेयर कराऊंगा एक तो वायुमंडल के एयर से और एक सोइल के एयर से। इसमें इतना परसेंट ज्यादा पाई जाती है, इसके कंपेयर में ये पाई जाती है, ये ज्यादा होगी, ये कम होगी। कंपेयर मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, बेसिक क्लियर करना है। क्या करना है? बेसिक क्लियर। अब बेटा लोगों, मेरा कहने का मतलब है 25% पर एयर मैक्रो, माइक्रोपोर में ये पाई जाएगी, बड़े छिद्रों में एयर पाई जाती है, छोटे छिद्रों में क्या पाई जाती है? वाटर। बस इतना ही ध्यान रखो, अपना ज्यादा नॉलेज की जात नहीं है, ज्यादा नॉलेज लेने की बात नहीं है। बड़े छिद्र होते हैं और छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छिद्रों में वाटर होता है ह्यूमिडिटी बनाने के लिए, छोटे छिद्रों में वाटर प्रेजेंट होता है और बड़े छिद्रों में एयर में। इसीलिए तो वो, अब देखो बेटा, अपन क्या करते हैं, सोइल को हम खुरसते हैं तो उस पर साल्ट जो जमा होता है ना, फिर आप ननान करते हो ना घर पर, बोलते हो ननानी करनी है यार, नहीं तो फसल बिगड़ जाएगी। क्यों करते हैं बेटा? दो कॉन्सेप्ट कारण है, दो इसके लिए। एक तो वीड का कंट्रोल होता है, साथ में अगर भूमि सारी है, लवणीय है, तो उसमें साल्ट जो है वो खुरच जाते हैं, खुरचने से वो अलग हो जाते हैं, जो मेन क्रॉप होते हैं उससे अलग हो जाते हैं। दूसरा, एयर का मूवमेंट अच्छा, बिल्कुल जो कण होते हैं ना, दबे हुए होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, पोर स्पोर खुल जाते हैं, और पोर स्पोर्स खुलते ही उसमें एयर का मूवमेंट अच्छे से हो जाता है, जो फसल को भी एयर जो है ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी, मिलेगी तो फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। ये तो कौन सा हो गया? ये तो कौन सा भाग हो गया बेटा? 50% वाला भाग हो गया, रंध्र अवकाश वाला। लेकिन आपको ये जो ब्लू ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, ब्लू, उस पर व्हाइट कर देता हूं, ये ब्लू ब्लू, ये होता है सॉलिड फेज, मतलब ठोस भाग, जिसको क्या बोलते हैं? ठोस भाग। और ये भी कितने परसेंट पर होता है? 50%। अब इसमें सर क्या क्या होता है देखो। पहली चीज इसमें पाया जाता है पेरेंट मेटेरियल्स, पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ, व्हाट इज पैतृक पदार्थ? अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया था, मर्दा में सबसे, मर्दा, पूरी मर्दा के बारे में बात करें, मर्दा का आयतन देखेंगे तो पूरी मर्दा को लेंगे। अगर आपको पोर स्पोर्स वाला भाग पूछे, ओनली रंध्रावकाश वाला, तो वो तो 50% ही होगा। ठीक है। अब आप कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बैठो देखो, आप पूरा पूछ ले कि मर्दा के अंदर जो है वाटर कितने परसेंट पाई जाएगी? 25%। कितना परसेंट पाई जाएगी? 25। और इधर 50 में भी देखे तो भी 25%। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा वो कैसे दिमाग को घुमा के आपको घुमाता है, देखो ना, देखो। अब वो पूछ लिया मर्दा में कुल आयतन के हिसाब से, कुल आयतन के हिसाब से एयर मौजूद होती है, एयर मौजूद होती है। देखना, मैं बिल्कुल सिंपल सी बता रहा हूं मैं आपको तरीका, देखो। उसने दे दिया 100% में से 25% है, दूसरा दे दिया 100 में से 100/25 या 100% में से 50%,
तीसरा दे दिया 50% में से 25%, और चौथा दे दिया 100% में से 75%। अब आपका कौन सा सही रहेगा? पहला पहला सही है, 100 में से 25। क्यों बेटा? कुल आयतन का पूछना, पूरी मर्दा का। ना तो उसने टोस भाग दिया, ना को इसने रंध्र अवकाश दिया, घुमा रहा आपको, उल्टा पुल्टी पटक रहा है हैं? अब उल्टा पुल्टी पटक रहा है तो लोग सोचेंगे अरे 50 में सर तो बताया था 25 वाटर और 25 एयर, लगा दो एल, और यहाँ खुल्लर लगाओ, यहाँ नो टेंशन। अब दुनिया की कोई ताकत मेरा गलत नहीं कर सकती, थप्पड़ मार दू जो गलत कर देना, एक थप्पड़ बाहर आता है। देख इसमें से तीसरा ऑप्शन था नहीं, आता है नहीं भाई को? मेरा जैसा ज्ञानी विद्वान देकर कुल आयतन का पूछला, मतलब पूरे पूरे मर्दा के आयतन का पूछा है, तो ये तो 100 में से 25% ही तो पाई जाएगी। 75% में से 45% पेरेंट मेटेरियल पाए जाते हैं, और 5% ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, और 25% एयर, और 25% वाटर। तू तीसरा कैसे करके आ गया? क्यों? अरे यार अरे यार मारो दिमाग कहां कट गया, सिल्ली मिस्टेक है। सोचो एक बार, अरे कुल तो देख, यहाँ कुल के लिए पूछा है, टोटल। ना तो इसने टोस दिया, ना इसने, अरे मारो दिमाग खराब हो गो। तू हट, पानी पिवा दे मन। और फिर कोई लड़की के सामने और बता दे, इंसुलेट कर दे, तो भाई आप वो तो जिंदगी में एग्जाम गंदे। आप कोई लड़की के सामने बेइज्जती कर देते, तूने ये क्या करके आया, होशियार बन रहा था ना, ये देख तेरी होशियारी निकल गई। और उधर कोई उसकी पसंदीदा कोई खड़ी है और उसके सामने कोई ठुल्ला लगा दे, भाई वो जिंदगी में कभी कृषि प्रवेशक का नाम नहीं ले। होता है ना, कभी मेरे साथ हुआ है। मैं होशियार, पहले मैं कॉलेज के एग्जाम चलते थे, और वो 4 क्वेश्चन आते थे पहले स्टार्टिंग में, एबीसीडी के 4% 5% आते थे छोटे छोटे। तो वो अब तो क्या वो आने लगी ऑब्जेक्टिव की अलग आने लगी, सब्जेक्टिव की अलग, दो अलग पेपर आते। तो पेपर हमारे को दे दिया करते थे, तो मैं पेपर के ऊपर ही टिक लगा दिया, देख, और बाहर आके कह रहा हूँ। और मेरी क्लासमेट थी साथ में, 2 लड़के थे, मैं एक लड़का इंटेलिजेंट, मैं देख तुम सब गलत करके आए हो, मैं सही करके आया हूँ। अब वो मालो साथ वाले दोस्तों वो मन पूरा समझा दियो, और मत करो यार वो तो ओ सही, और बैठी हुई इंसुलेट है गिरवा से मार ये मुन्ने ये बाकोर करगी जंडा बाजू फाइल बंदी तुम्हारी, बंडन फाइल चलाए कौन, बंदी थी, और बंदी रही बेटा, ये कर जाए मुंडा। तो ये ध्यान रखा करो, ये लेवल ध्यान रखा करो आप, इस लेवल का आपको पता होना चाहिए। अब मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं तो आपका गलत नहीं होगा, हर टीचर का अपना अलग अलग अंदाज होता है पढ़ाने का। अब सिर्फ पैतृक पदार्थ क्या, देखो इसको अलग कर देता है मैंने, जो क्वेश्चन पूछने का, ये जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने तो आपका माइंड का एनालिसिस चेक किया है कि ऐसा पूछा जा सकता, ताकि ये अपने स्पोर्स है ना माइंड के, ये भी तो खुले, बंदी थोड़ी रखना है इनको, जितने ज्यादा खुलेंगे ना उतना ही ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। हाँ हाँ नहीं, 100 में से 75%, 100 में से 25% वाटर, हाँ ऐसे लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो 50 में से 25% वाटर, ऐसे डिवाइड करके बताया मैंने, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बताया वो तो आपको ऐसे तो ऐसे मत समझ लेना कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, माइनस करके बता रहा हूँ, मरवाओगे क्या आप? मैं तो एनालिसिस करके बता रहा हूँ भाई, 100 में से 25% टोटल में से, है ना। अब देखो पेत्रक पदार्थ क्या होता है बेटा, पेत्रक पदार्थ देखो, पेरेंट मेटेरियल। सर हमें पेरेंट मेटेरियल के बारे में नहीं पता, देखो क्या होता है कि ये एक किसान का खेत है, ये एक किसान का खेत है, और इस किसान के खेत के चारों तरफ, इस किसान के खेत के चारों तरफ चट्टाने हैं, पत्थर वत्थर चट्टाने तो आपको हर जगह ही मिल जाएगी, हर सोइल के अंदर कणों में पत्थर मिलेगा आपको, छोटा छोटा पिसा हुआ बारीक डिकम्पोज, जरूरी है बेटा, वही पेरेंट मटेरियल है जो सॉलिड बाग में 45% अपना एरिया कवर करके रखते हैं। कितना परसेंट पाए जाते हैं वो? 45%। इन्हें बोलते हैं पैतृक पदार्थ, या क्ले मिनरल्स बोलते हैं, या प्राथमिक
मिनरल्स या सेकेंडरी मिनरल्स, इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। इनका पूरा पेरेंट मटेरियल जो है सॉलिड भाग में 50% क्या होता है, ठोस भाग होता है। कौन सा भाग होता है, ठोस भाग। और इसमें 45% जो है पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, पैतृक पदार्थ। पैतृक का मतलब होता है जैसे अपने पेरेंट्स से हम पैदा हुए हैं, मतलब इनका पैतृक पदार्थ है जो रॉक्स के चट्टान जो होते हैं, चट्टाने होती हैं, उनके डिकम्पोजिशन से, जैसे सिलिका मिल गई, फेल्सपार मिल गया, ये मिल जाते हैं ना सोइल्स के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, पैतृक पदार्थ। जो चट्टानों के डिकम्पोजिशन से, सोयल के या तेज गति से वो उससे निकल के आई। ज्यादातर नदियां जो हैं चट्टानों से निकल के आती है, पहाड़ी इलाकों से निकल के आती है, और वहां से निकलते हुए पत्थरों को भी अपने भाव के साथ बहा के लेती है, छोटे छोटे पत्थरों के, और वो आके मिट्टी में मिलते हैं आके, और मिट्टी में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हर मिट्टी में आपको मिलेंगे पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थों की सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मृदा के निर्माण में। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो सोइल के निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, वो पैतृक पदार्थ। उसके बाद में ये चट्टान डिकम्पोज हुआ, यहां से इस चट्टानों के डिकम्पोजिशन से इस सोइल्स के अंदर छोटे छोटे पैतृक पदार्थ, सिलिका, अम्लीय, जैसे कई ऐसे सारे प्रकृति के होते हैं, कई अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो मैं रॉक्स पढ़ाऊंगा ना, उसका प्रकार पढ़ाऊंगा, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है, प्राइमरी रॉक्स कौन सी होती है, वो अब इनमें मिल गए ये सब। तो ये क्या कहलाएंगे, पैतृक पदार्थ। बस अब आप तो इतना ही जान रहे हो, इसे क्या कहेंगे, पैतृक पदार्थ। उसके बाद में अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा है, इसमें आता है ऑर्गेनिक मैटर, अर्थात कार्बनिक पदार्थ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है, कार्बनिक पदार्थ। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ है ना, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, ये डिकम्पोजिशन से बनता। हुमस नाम सुना है, हुमस है ज्यादा इसमें, वो है ये बेटा जो मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मृदा के निर्माण में सूक्ष्म जीवों की भी भागीदारी होती है, क्योंकि जैसे वन है, बहुत बड़े फॉरेस्ट है, वहां पर उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, या कोई पशु मर जाता है, या कोई जानवर मर जाता है, तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है ना। उसको डिकम्पोज कौन करते हैं, यही बैक्टीरिया, फंगस, वो धीरे धीरे उनको खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। मतलब ऑर्गेनिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के डिकम्पोजिशन से बनते हैं। सूक्ष्म जीवों के, जैसे आपने देखा होगा कि पत्तियां गिर गई तो वो धीरे धीरे मृदा में मिल जाएगी, और उनको बैक्टीरिया खाएंगे, जीवाणु खाएंगे, जो भी है, एक्टिनोमाइसिटीज पाया जाता है, अलग अलग सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो वो मृदा के अंदर उसको डिकम्पोस्ट कर देते हैं। और इनकी मात्रा सबसे कम पाई जाती है, कितना परसेंट पाया जाएगा, ये 5%। कितना परसेंट पाया जाएगा, 5%। अब ऑर्गेनिक मैटर भी अलग अलग है, जो मैं पढ़ाऊंगा, हुमस है, अलग अलग है, इसमें कौन सी जो है अम्ल पाया जाता है, ह्यूमेलिन अम्ल कौन सा होता है, उसका क्या काम होता है, और इसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि सूक्ष्म जीवों का बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, भार के हिसाब से वो जो है, वो सारी चीजें यहीं पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, इस ऑर्गेनिक मैटर में ही पढ़ेंगे। पूरे पेरेंट मटेरियल किसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक मैटर में जो है, जो पोषक तत्व हैं, वो आपकी अलग कंडीशन है। बस ये मृदा के निर्माण में मुख्य भाग। अब इस मृदा में कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, और वो भी डिकम्पोजिशन से तैयार होते हैं। आप जैसे गोबर का खाद डालते हो, तो गोबर के खाद को डिकम्पोजिशन किया जाता है सोइल्स के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों में, जब वहां पर नाइट्रोजन। अब गोबर के खाद को अगर केचुआ खाएगा, तो वो उसका अलग न्यूट्रिएंट वैल्यू चेंज हो जाएगी, वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा। तो डिकम्पोजिशन से कंपोजिशन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये जो है पूरा मामला किसका है, सोइल का है। इस तरीके से सोइल का ये कंपोजिशन है, संगठन है। सोइल के अंदर ये चीजें कंपल्सरी पाई जाती है। बोलो समझ में आया, ये चीज समझ में आई। बस इसे कहते हैं बेसिक। बेटा अब आप हर किताब में, हर जगह आप देखोगे तो इसी को ही बेसिक बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। अब बेटा गलती क्या करते हैं, आपको पैतृक पदार्थ के बारे में पता नहीं है, आप उस चीज को, लाइन को रट रहे हो उस लाइन को। मतलब
एक इस चीज को रट लिया, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में किसी ने पूछ लिया, आप उसको भी रट रहे हो। आपको रंध्र अवकाश के बारे में नहीं है, इसका सूत्र भी लिखाऊंगा मैं पूरा, पोर स्पोर का सूत्र क्या होता है, ब्लड डेंसिटी कैसे निकालते हैं, पार्टिकल डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ब्लड डेंसिटी क्या होती है, पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, यही है, खाली सी स्थान में ही निकालते हैं कुल आयतन का रंध्र अवकाश, ब्लड डेंसिटी, यही तो है। ये बेटा सोइल साइंस का ही तो है। ब्लड डेंसिटी का सूत्र क्या होता है, पूछ लेते हैं बेटा, पूछा हुआ है सुपरवाइजर में। पोर स्पेस का सूत्र क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी का सूत्र कैसे होता है, अरे बेटा न्यूमेरिकल तक पूछ लेते हैं, आया हुआ है न्यूमेरिकल। अभी 2000 ये वैकेंसी की उसमें पोर स्पेस का न्यूमेरिकल पूछा है कि इतना ब्लड डेंसिटी, इसकी पार्टिकल डेंसिटी बताओ कितनी होगी, पूछा है ना, देखा नहीं पेपर में, पार्टिकल डेंसिटी पूछिए कि पार्टिकल ब्लड डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी पूछिए, तो सूत्र लगाओ लगाओ, 2 मिनट का काम था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, तो सूत्र पता है ना, रखना आना पता है, तो कहां से निकलेगा, फिर तो यूं करोगे, यूं, वो तो न्यूमेरिकल आगो, इम तो मैथ आ गई मैथ, अरे मैथ का जब मेथड पता होना जाए, छोटो सो लगाया खटाया काटिया अब मेथड ही कौन पता, कॉन्सेप्ट ही कौन था को, और हकीकत मान 1 सेकंड का आंसर है वो, अगर आपको सूत्र फॉर्मूला पता है रखा बस पता। तो ये सारी चीजें मायने रखती है कॉन्सेप्ट बेस पे, कि आप पढ़ क्या रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो। अब इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था जोफे, एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था जोफे। इस जोफे ने मर्दा के निर्माण को अलग तरीके से समझाया, मर्दा के निर्माण को अलग तरीके से समझाया, बहुत शानदार तरीके से समझाया। वो तो कंपोजिशन था, लेकिन इसने निर्माण क्या बताया, उन्होंने कहा कि मर्दा के निर्माण में 2 कारक काम में आते हैं, एक तो एक्टिव और एक डिसएक्टिव, अक्रिय और सक्रिय। एक तो उन्होंने बताया कि सक्रिय कारक जो होता है उनका रोल होता है, सक्रिय कारक का रोल होता है, एक अक्रिय कारक का रोल होता है। सक्रिय कारक वो कारक होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जलवायु, जलवायु में तापमान, वर्षा, ये सारे एक्टिव होते हैं बेटा। इनके द्वारा भी मर्दा का निर्माण में मुख्य भागीदारी जलवायु की भी होती है। किसकी होती है, जलवायु की। किसका फोन, हेलो कौन बोल रहे हो, हाँ जी कौन बोल रहे हो, ठीक आ जाओ। तो 3 बजे के लिए बोला था ना आपको, ठीक, 4 बजे तो आ जाओ, फिर खाना वाना तो खा लूँ, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। हेलो, 3 साढ़े 3 तक आओ आप, मैं क्लास लेके फिर खाना वाना खाऊंगा, फिर फोन करूंगा आपको। हाँ 3 से 3:30 के बीच आ जाओ। हाँ 4 बजे, 4 बजे तो धूप भी है तो ठंड भी हो जाएगी, मैं खाना वाना भी खा लूंगा। ठीक है, तो ये मर्दा निर्माण का है, तो इसमें सक्रिय कारक और अक्रिय कारक, जलवायु, बायोस्फीयर है, अब इसमें टोपोग्राफी है, मर्दा की आयु है, मर्दा की आयु और मर्दा का समय, इसमें जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, बायोस्फीयर है, जैवमंडल है। अब इन सक्रिय और अक्रिय कारकों का भी मुख्य इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, मर्दा के निर्माण में। तो सक्रिय कारक में जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु में वर्षा हुई, तो वर्षा होना भी एक प्रकार से मर्दा का निर्माण होने में मुख्य भागी, बिना वर्षा के वाटर मर्दा में प्रेजेंट नहीं होगा। तो वर्षा का भी अपना महत्वपूर्ण रोल होता है मर्दा के निर्माण करने में और तापमान का भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है मर्दा के निर्माण में भी। अगर तापमान ही नहीं होगा, तापमान बढ़ेगा घटेगा नहीं तो फसल कहां से उगेगी,
फसल कहां से उगेगी? तो सोइल के अंदर तापमान का भी मुख्य रोल है, मतलब सोइल के बनाने में तापमान का भी मुख्य क्या होता है? रोल होता है। इसी तरीके से मृदा की कितने साल पुरानी है, मृदा का कब बना है, ये सारे क्या है? अक्रिय, ये एक्टिव नहीं रहते, अक्रिय हैं। इनएक्टिव पोजीशन में, एक्टिव पोजीशन में जैसे जैव मंडल है, बायोस्फोर है, ये सारे। तो इस तरीके से ये जोफे का और सोइल के बारे में अपन कंप्लीट क्लास में कल से स्टार्ट, बेसिक मैंने आपको पूरा कवर करवा ही दिया। कल से आपकी सोइल साइंस का हर पार्ट अलग से पढ़ेंगे और उद्यान विज्ञान की 1 घंटे क्लास कल एक्स्ट्रा हो जाएगी। 1 घंटा आपका जो है ज्यादा है, वो कल से आपकी उद्यान विज्ञान भी इसमें एक्स्ट्रा करवा दी जाएगी, ठीक है। अब उद्यान विज्ञान में भी मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें आपके जैसे ज्योग्राफी वाली आपको अच्छी लगी क्लास, हिस्ट्री की अच्छी लगी, इसी तरीके से आपकी उद्यान विज्ञान, मेरी हॉर्टिकल्चर सबसे अच्छी है, इससे भी अच्छी मेरी हॉर्टिकल्चर है। तो हॉर्टिकल्चर की तो चिंता करना ही मत आप, हॉर्टिकल्चर की तो आप चिंता करना ही मत, इससे भी बढ़िया है। मैं हॉर्टिकल्चर तो और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। पहले हम एग्रोनॉमी को लेकर चलेंगे 1 से 1.5 घंटे, जल्दी हो सके पहले, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है सुपरवाइजर में, एग्रोनॉमी सबसे बड़ी है। पशुपालन तो 10 से 15 दिन की है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई हैं। आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई है? ऑनलाइन वालों को समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है।